Assalamualaikum. Adab. Eid Mubarak. Welcome, welcome. And can we also say Eid Mubarak and good morning? क्योंकि आपको पता नहीं कि फाइनली गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी हु इज वाचिंग अस आउट देयर। एक महीने लगातार मुसलसल हमारा और आपका साथ रहा और हम सब ने मिलकर रोजे भी रखे, बहुत से इश्यूज भी डिस्कस किए, सियासी बातें तो आपको पता ही है कोर ऑफ द शो हैं ही, लेकिन साथ साथ कुछ इफ्तारी की तैयारी, इसलिए ये कैसे हो सकता है कि ईद हो और हम साथ ना हो। भाई हमारा साथ जो है ना वो है, तो पिछले बहुत सालों से अब हमने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है, हम हर दिन साथ होते हैं। हम रमज़ान में तो लिटरली हर दिन साथ होते हैं, ईदों पे भी साथ होते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट इंशाल्लाह होगा वो हमारा आपका साथ रहेगा। सो एज प्रॉमिस्ड वी आर हियर। अच्छा जी, साथ ही हम भी वी आर बैक एट द ब्रेकफास्ट टाइम एंड द ब्रेकफास्ट इज बैक टू। सो आप में से बहुत से लोग अब फारिग हो गए होंगे नमाज वगैरह से। ज़्यादातर लोग इनफैक्ट अगर आप बहुत ही लेट उठ के कोई नमाज ढूंढने ना निकले में हो तो नाश्ते का एहतमाम हो रहा होता है। सो आप अपना नाश्ता वगैरह करें या तो शुरू करें या फिर उसकी तैयारी करें और साथ साथ हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे साथ साथ। तो आपने सिर्फ आगे टीवी ऑन करना है, वी आर हियर फॉर यू। और ऑफ कोर्स आप साथ साथ अपनी एक्टिविटीज जारी रखें। अरे वैसे तो सारा साल ही हम आपके साथ होते हैं और हमारे साथ वो लोग जो आज मौजूद हैं ये भी सारा साल मौजूद होते हैं, लेकिन टॉपिक्स कुछ और होते हैं। हमारा बड़ा दिल चाहता है कि कुछ हट के भी बात की जाए, उनकी अपनी पर्सनैलिटी, उनकी अपनी स्ट्रगल्स, उनके चैलेंजेस के बारे में। तो आज हमने बड़ी ही स्पेशल गेस्ट को दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, जिनको आप एज अ पॉलिटिशियन जानते हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग उनकी ओपिनियंस होती हैं, जर्नल हैं से भी वाबस्ता रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं। शी इज अ वेरी कलरफुल पर्सनैलिटी। जब भी ऑफ कैमरा हमारी उनके साथ गप्पे लगी हैं तो बड़ा मजा आता है। और आज वो मौका है कि हमने कहा क्यों ना हम भी उनसे मिलें और आपसे भी उनकी मुलाकात करवाएं। ईद मुबारक शहरी जी, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक हुमा, ईद मुबारक अब्दुल्ला, और आप दोनों की फैमिलीज को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया शेरी, थैंक यू। सारे व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस एंड आवर व्यूअर्स। हम बड़े क्यूरियस होते हैं जब हम इतने बिजी पॉलिटिशियन से बात करते हैं थ्रू आउट द ईयर, और फिर रमज़ान का एक बड़ा टफ स्केड्यूल हो जाता है, बीच में पॉलिटिक्स भी चल रही होती है, रमज़ान भी चल रहा होता है और भी बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। What does ईद मीन टू यू? फाइनली जब इतना कुछ करके एक ब्रेक मिलती है तो क्या फीलिंग होती है? थैंक यू हुमा। ये देखिए, पहले तो रमज़ान एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका होता है थोड़ा बहुत अपने आप को, आप अपनी बॉडी को, अपनी रिदम्स को स्लो डाउन और रीसेट करने का ना। मतलब हम खाना पीना हर चीज़ में एकदम ब्रेक लगता है ना, और फिर सोचते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या हैबिट्स चेंज करनी है। तो मेरे लिए ये वक्त होता है। एंड क्योंकि रोज़े में तो यही एक सोच होती है। फिर इबादत का भी वक्त होता है, जहनी एक रीसेट का, स्पिरिचुअल रीसेट का। और ईद फिर वो कल्मिनेशन होता है जहाँ हम सारा कोशिश में होते हैं कि सारी फैमिली से मिल लें, एक दूसरे के साथ टाइम थोड़ा सा स्पेंड करें, बजाय इसके कि हमेशा बाहर वालों के साथ या पार्टी वाले हों, कम्युनिटी हो, जो भी हो। एक सियासतदान के यहाँ तो मुस्तकिल तांता होता है लोगों का। चाय चल रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, डिस्कशंस हो रहा है। तो एक दो दिन तो होता है ईद पे, ये नेचुरल सी बात है, लोग आते हैं मिलने और बड़ी खुशी और खैर सगाली का दिन होता है। बट मुझे जो इंतज़ार होता है वो डाउन टाइम फैमिली के साथ के, तो वो जो फैमिली में ट्रैवल कर रही होती है, हर खानदान के कुछ रिचुअल्स होते हैं, लेकिन सियासतदानों की मसरूफियत कुछ और होती है। तो वी अंडरस्टैंड ऑल्सो कि आप लोगों के पार्टी वर्कर्स ने भी मिलना होता है, आपके कॉलीग्स ने भी मिलने आना होता है। लेकिन क्या होता है हमारे यहाँ होता है कि भाई हमने पहले दिन अपने ताया के यहाँ जाना होता है कहीं खाना खाने के लिए, दूसरे दिन हमारे यहाँ सब आते हैं, बुकिंग हो जाती है ऑलरेडी। आपके घर वो जो ग्रैंड डिनर होता है या स्मॉल डिनर होता है फैमिली का, वो पहले दिन होता है, दूसरे दिन होता है, और क्या उसकी खुसूसियात होती हैं? जी 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 बिल्कुल। पहले दिन रिचुअल ये है कि मेरी वालदा के यहाँ, क्योंकि वही हमारी बुजुर्ग अब रह गई हैं, तो वालदा की शीर खुरमा उन्हीं का खाया जाता है, चाहे वो खुद भी ना बना सकें अपनी अलारत की वजह से, लेकिन उन्हीं का खाया जाता है। और वो मेरे साथ ही रहती हैं अपने 3rd फ्लोर पे। तो वहाँ एक एहतमाम के साथ हम मतलब ओकेजन बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके साथ लंच हो जाए, क्योंकि रात को वो फिर रेस्ट करती हैं। फिर अगले दिन मेरी कोशिश होती है कि नीचे मैं ख़ुद डिनर दूँ। इसमें जो दोस्त अहबाब हम मिल नहीं पाते पूरे साल, व्हाट्सएप पे रहते हैं, हाँ जी आ रहे हैं जा रहे हैं,
नहीं हो पाता, बहुत सो के माइलस्टोन्स और स्पेशल ओकेजन्स मिस हो जाते हैं, दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि वो कहाँ गई हमारी ज़िंदगी ना। तो उनको फिर मैं समझती हूँ मेरा फ़र्ज़ है उनको जमा करूँ ईद के अगले दिन या तीसरे दिन के सबको खाने पे बुला लें। ज़्यादा लोग नहीं होते बट होता तो ओकेजन है, मतलब 20-25 तो हो ही जाते हैं। और जी, और मेरे शौहर इस दफ़ा खाना पकाने में इंटरेस्टेड हैं। ही इज़ लर्नड हाउ टू कुक। How lovely! ये भी कुकिंग उनकी Like, मशहूर हो गई। recent? उन्होंने अभी सीखा या शुरू से शौक था उन्हें खाना पकाने का? आप लोगों को खिला दूंगी, ठीक है, ये सवाल वहीं जा रहा है मेरे ख्याल में। ही लर्न ड्यूरिंग कोविड। मैं अपनी वुमेन्स प्लानिंग किताब लिख रही थी क्योंकि सॉलिड 3-4 हफ्ते, आपको भी याद है पहला कोविड जो हुआ था? जी जी बिल्कुल। उसमें तो सब लॉकडाउन में हो गए थे ना। तो एक मौका था, दोपहर फ्री मिलती थी, सुबह में फिर भी फ़ोन कॉल्स और जूम वगैरह चल रहा होता था वंस द वर्ल्ड रीसेट टू दैट। तो टाइम तो था, ख़ास तौर से टाइम का, और घर में टाइम। तो he decided कि मैं कुकिंग, he relaxes him, he's very fond of it and he's good at it। और मैंने अपना जो मुझे करने का बहुत एंटरप्राइजिंग बात है, वुमेन्स प्लानिंग लिखूं। वो यकीनन फूडी होंगे और इसीलिए इतना इंटरेस्ट खाने में होगा कि उन्होंने सोचा होगा कि हम पका भी लेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू, इस पे भी हम बात करेंगे। कमिंग बैक टू, आप बता रही थी फैमिली एंड फ्रेंड्स गैदर। हम हमेशा ईद के हवाले से ये सोचते हैं कि ईद वो मौका है कि पूरे साल में जिन रिश्तेदारों से, जिन दोस्तों से के लिए टाइम ना निकला हो, या फिर कभी कभार आपको पता है नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं जो चलती रहती हैं। फिर ईद ऐसा मौका होता है जिस पे याद आता है कि लेट एवरीथिंग गो, यू नो, मे बी दिस इज़ द मोमेंट टू मीट। एटलीस्ट हम लोगों को ये ज़रूर एडवाइस करते रहते हैं। डू यू ऑल्सो फील द सेम कि बिल्कुल ही जिसको पूरे साल फॉर वट एवर रीजन्स ना मुलाकात हुई हो, ना कैचअप हुआ हो, दिस इज़ द मोमेंट? दिस इज़ एब्सोल्युटली द मोमेंट भाई, क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा भी लगता है अक्सर कि अभी एक मेरी दोस्त की कोई ख़ास बर्थडे हुई, किसी की 50th हो रही है, कोई लैंडमार्क ओकेजन है, बस वो उस दिन प्रेसिडेंट था, वोटिंग थी। मैंने बड़ी जितनी भी प्लानिंग की, तो ऑब्वियसली वो ये सारे प्लान्स मंसूबे फिर में मिल जाते हैं। तो बंदा फिर सोचता है कितने भी आप फूल भेजें, कितनी भी माजरत करें, उनके दिल पर तो एक साया सा रहता है कि आप नहीं आए, जो भी हो। दे अंडरस्टैंड, लेकिन दिल तो दिल होता है, और ये रिश्ते ही दिल के होते हैं, दिमाग के तो नहीं होते। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है, चाहे वो नाराज़गी एक्सप्रेस ना भी करें। मैं समझती हूँ, और जो नाराज़ हैं उनके साथ तो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक फॉरगिवनेस इज़ अ पार्ट ऑफ एडल्टहुड ना। अच्छा शहरी साहिबा, आपको जो लोग जानते हैं, और बिल्कुल आपके पस मंज़र में भी हम आपका माशाल्लाह खूबसूरत सा घर देख रहे हैं। आपने जर्नलिज्म भी किया, आप सियासत भी जम के करती हैं। फिर आपके दोस्त कहते हैं कि भाई शहरी तो इंटीरियर डिज़ाइनर भी हो सकती थी, शहरी तो एक आर्ट गैलरी भी चला सकती थी। सो बहुत सारे पहलू हैं आपकी पर्सनालिटी के। सो आपको ये इस काम में कितना मज़ा आता है, यू नो, टू क्रिएट ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड टू होस्ट पीपल? क्योंकि जो लोग आपके पीछे पस मंज़र से हमें आइडिया हो रहा है कि यू रियली इनटू इट। नहीं, मुझे बहुत शौक़ है जी, हर कमरे में रंग हो। मेरे घर में आप आए भी हैं दोनों कभी ना कभी बड़ी गैदरिंग में, तो आपको कभी वाइट रंग नहीं नज़र आएगा, सिर्फ स्पेयरिंगली इधर उधर। बिकॉज मुझे रंगों से और कलर से बहुत शौक़ है, सकाफत से शौक़ है, आर्ट का बहुत। मतलब रमज़ान में आई टोल्ड माय हस्बैंड कि हम थोड़ा बहुत अपना, मेरा तो एक आर्ट कोर्स है हिस्ट्री का, आई वॉन्ट टू, मैंने वो किताबें ली, मैंने कहा हम कुछ साथ भी करें, बिकॉज हर चीज़, अब ही इज़ गॉट इज इंटेंस वर्क, आई गॉट सो यू नो आई एम ट्राइंग टू इंटरेस्ट हिम एंड ही इज़ इंटरेस्टेड इन आर्ट। मेरी बेटी खुद आर्टिस्ट है, इंडस वैली से ग्रेजुएट हुई है। मैं भी अपने इस्लामाबाद के घर में एक, आप कभी आएँ तो मैं दिखाऊँ, उधर मैंने दीवार पे भी पेंटिंग की है, और फिर मैं क्राफ्ट में भी इंटरेस्टेड होती हूँ, टेक्सटाइल्स में भी जो मैंने, सो इट गिव्स मी ग्रेट जॉय। वो कश्मीरी शॉल की किताब भी है, बिफोर आई जॉइन पॉलिटिक्स आई डिड दैट, इट वन एन अवार्ड इन अमेरिका। तो अब जो सूरत हाल है, अब मैंने ये समझ लिया कि ये मेरे दिल को
सुकून देता है। लोग पूछते हैं ना आपकी हॉबी क्या है, तो मैं ये नहीं कहती रीडिंग, क्योंकि वो सब है, बट मुझे इसका शौक है, मुझे पेंटिंग का भी शौक है। तो मैं जब कभी वक्त मिले मुझे ये भी करना होगा। इट्स अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन जिसका कोई और लिखने में है, घर देख के लगता है कि आपको शौक है, क्योंकि ये दिल से बनाई जाती हैं चीजें, शौक से बनाई जाती हैं। ट्रू। अच्छा, आज शहरी साहबा ईद का दिन है और वैसे तो हम एज सच पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक तो आप हमारी गेस्ट हो और हमारा शो भी इस टाइप का है कि वो हम पॉलिटिक्स के बगैर कोई बात कर नहीं सकते। इज इट ट्रू कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं, बेशक जिस पार्टी की भी हो, समटाइम्स दे कनेक्ट, उनके आइडियल्स या फिर पार्टी पॉलिसीज माइट डिफर, लेकिन पीपल टू पीपल बड़ी कनेक्शन हो जाती है और उसके बाद जिस तरह आप आगे चले एक दोस्ती, एक कॉमराडरी जो है वो रहती है, बेशक आप अपोजिंग पार्टीज में हो। इज इट ट्रू? क्योंकि हमें कभी कभार लगता है कि इतनी दुश्मनी है, इतना एक दूसरे को सुना रहे होते हैं कि हो ही नहीं सकता दे गेट अलोंग, बट दे गेट अलोंग। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने 100% यू हिट द नेल ऑन द हेड। अक्सर और बेशतर शदीद इख्तिलाफ होता है, नज़रियाती भी। एक तो दोस्त हैं जिन्होंने खड़े होके ख़वातीन के बारे में कुछ कहा, कोई डिस्पैरेजिंग सी बात, वो अपोजिशन में थे, मैं अपोजिशन में थी शायद, और वो हुकूमत में थे। मैंने तो जो उनका हशर किया है माइक पे, शायद आप लोगों ने चलाया भी 2-3 साल पहले, फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। सर हम दोस्त हैं, ऐसे दोस्त हैं, लेकिन ये देखिए ये तो बॉटम लाइन है, इस पर कोई मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो आपने ये वापस लेना। फिर उन्होंने मेरे घर बादाम पिस्ते भेजे, डिनर किया मेरे लिए, माफ़ियाँ मांगी और दोस्ती है। हाँ। मतलब बहुत अक्सर और बेशतर हम कमेटी में कोशिश करते हैं, मैंने कहा प्लीज़ आप अग्री कर जाएं, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर आप माकूल बात ही करती हैं हमेशा, तो मेरे साथ अक्सर ये होता है, बहुत लोग अग्री कर जाते हैं अक्रॉस द डिवाइड, तो दोस्तियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाती हैं। तो उन्होंने फिर फ्लोर पे माफ़ी मांगी। मैंने कहा मैं नहीं चाहती कि आप अपने, मुझे ईगो का इशू नहीं है, आप ख़वातीन से बस कह दें कि आपसे गलती हो गई, कि आपके जहन में, आपकी सोच में ये फतूर नहीं है ख़वातीन के बारे में, और आप उनको बराबर समझते हैं बल्कि बेहतर समझते हैं। तो ही डिड। तो इस तरह की दोस्तियाँ हो जाती हैं, एहतराम का भी रिश्ता होता है और इंटरेस्ट होते हैं। मैंने एक बुक क्लब भी बनाया हुआ था एक ज़माने में, सेनेट का, मैं कोशिश करूँगी फिर से हो, तो उसमें व्हाट्सएप पे हम लोग जो किताब पढ़ रहे हैं, कभी फिलॉसफी कभी कुछ, उस पे बहस हो जाती थी, आपने ये कौन सी सब कि आपने सेनेट का एक बुक क्लब भी बनाया हुआ था, आप कभी ना कभी अपना इंटीरियर और आर्ट का शौक भी परसू करेंगी। सो बातें कुछ और भी हैं। शहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक से पहले भी मौजूद थी। मुबारक टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग अस आउट देयर, पूरी दुनिया में। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई अभी तो हो गया और सॉर्ट ऑफ हनीमून पीरियड ही चल रहा है नई हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का क्या प्लान है? क्या बिलावल भुट्टो दोबारा वज़ीर ख़ारजा होंगे? क्या पीपल्स पार्टी दोबारा कैबिनेट का हिस्सा बनेगी? आर देयर एनी थॉट्स अबाउट इट येट? जी फ़िलहाल तो ऐसी कोई सोच नहीं है, और बल्कि हमने आईनी ओहदों पर ही फोकस किया हुआ है। आपने देखा कि उस पर भी हम सब, और ख़ास तौर से पार्लिमानी ओहदे, क्योंकि ये हमारे लिए अहमियत रखते हैं। पार्लिमान में हमारी प्रेजेंस हमेशा सबसे ज़्यादा होती है, चाहे हुकूमत हो, अपोजिशन हो, और एज मिनिस्टर्स भी हमारी कोशिश होती थी कि हम वहाँ मैनेज करें, और लोगों की जवाबदेही यकीनी बनाने के लिए कि ज़रूरी होता है जी। तो अगर आप पार्लिमान को नहीं फ़ाल करेंगे, और मैं समझती हूँ इवन पिछली हुकूमत में वो उस बिल्कुल किरदार फ़ाल नहीं हो सका, और इसको बहुत और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। बजाय इसके कि मैं दूसरों पर तनकीद करूँ, हमें अपने भी गिरबान में झांकना चाहिए कि ठीक है 3-4 मिनिस्टर्स बैठे होते थे, नहीं, वाइब्रेंट हाउस होना चाहिए जिसमें जवाबदेही का अमल रोज़मर्रा हो रहा हो। फिर हुकूमतों को भी ख्याल होता है कि जवाबदेही का अमल भी हो रहा हो, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि फिर वो डिबेटिंग क्लब और पार्लियामान का फ़र्क भी कायम रहना चाहिए। नहीं, डिबेटिंग क्लब नहीं होता जब गवर्नमेंट्स वहाँ बैठी होती हैं जी। आपको अगर थोड़ा सा याद होगा, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज ऑफ पीपीपी गवर्नमेंट, मैं जर्नलिस्ट भी रह चुकी हूँ, मैंने देखा है, गैलरी से भी हम देखते थे, मैंने देखा। खैर उस वक्त तो मैं एमएनए बन गई थी, नॉट अ सेनेटर। इसमें जो पीपल्स पार्टी की पिछली
फुल गवर्नमेंट थी 2008 वाली, यूसुफ रजा गिलानी वाली, वो रोज़ हाउस में होते थे जी, रोज़। एंड सब फिर इसका मतलब सारी काबीना को भाग दौड़ के आना। मुझे याद है मेरी सांस ऊंची हुई भी थी, सांस नहीं आई थी, मैं इतना तेज़ भागी थी। सेनेट से नेशनल असेंबली दोनों सेशन साथ चल रहे थे, मेरे पास 4 मिनिस्ट्रीज़ थी मुझे दोनों के। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा सर अलग अलग कर दें, सेशंस एक साथ ना चलाएं। अगर हमने खुद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सेनेट में अलाउड नहीं है तो, और मुझे वैसे भी बेहतर लगता है कि मिनिस्टर खुद जवाब दे, इट्स अ बेटर प्रैक्टिस। तो हम भाग रहे होते थे दोनों हाउसेस में, दोनों हाउसेस भरे हुए होते थे, हमारी कंप्लेंट्स हो रही होती थी मिनिस्टर्स की, हम तो बिल्कुल अपने टोज पे होते थे जी कि हमारी कंप्लेंट ना हो जाए। और जब पूरी पार्लियामेंट्री मीटिंग होगी उसमें तो जो बैंड बजता था मिनिस्टर का, इन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, तो मतलब इट वाज अ स्ट्रेसफुल थिंग। मगर आपकी जवाबदेही मुकम्मल हो रही थी। टीवी वाले भी मुस्तकिल हर चीज़ रिकॉर्ड करते थे कि हर मंबा बन गया था डिसीजन मेकिंग का पार्लियामान, मतलब जितना एग्जीक्यूटिव है उतना ही पार्लियामान का वजन था। शहरी साहबा एक और सवाल, और ये सवाल तो खैर हमारा पर्सनली भी हम क्यूरियस हैं और लोग बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी जो हैं, नाउ शी इज़ अ पार्लियामेंटेरियन एज वेल, शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान। हम उनको किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं? आप उनकी पर्सनालिटी से भी वाकिफ़ हैं, आप उनको जानती हैं, हमने उनको सुना है ऑब्वियसली जब वो अपनी स्पीचेस वगैरह करती हैं, अपने भाई की भी कैंपेनिंग में बड़ा वो हिस्सा उन्होंने लिया। Where do you see her role, her future? What are her aspirations? हम आपसे पूछते हैं क्योंकि as such जब हमने उनको दावत दी तो अभी तक तो वो हमारे शो पे नहीं आई, लेकिन आप बताएं हमें कैसी हैं? जी, एक तो पहला लफ्ज़ जो जहन में आता है, शी इज़ स्ट्रॉन्ग विल्ड बट शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। मतलब अगर मैं आपकी कोई ह्यूमन वीकनेस फीलिंग होगी तो वो फ़ौरन आपकी तरफ पहुँचेंगी। शी इज़ लाइक दैट, शी इज़ और उनकी वालदा तो उनमें बहुत नज़र आती हैं, जो उनका एक दिल था बहुत सॉफ्ट वो भी है, और उनकी तरह टेम्पर भी है, सब कुछ है। और मैं समझती हूँ उनके लिए अभी ये शुरुआत है। मोहतरमा ने तो कभी इनको, शहीद ने कभी ट्रेन सियासत के लिए नहीं किया था, ना सोचा भी था, लेकिन उनकी शहादत के बाद ये लिटरली पार्टी के लिए ये सब, ये हमारी प्रॉपर्टी जैसे कहते हैं ना, बन गए सारे बच्चे। और उनको अपनी ज़िंदगी देनी पड़ी, सिवाय बख्तारपुर के जिसने अपनी प्राइवेट ज़िंदगी गुजारी है। और एंड शी इज़ ऑल्सो अ लवली पर्सन, क्योंकि ये दूर रहते हैं ना पब्लिक आय से तो पता नहीं पड़ता। लेकिन आसिफा मैं समझती हूँ शी हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर, ग्रेट पोटेंशियल, कमिटमेंट है, और एक जिसे कहते हैं ना दिल में एक होता है फायर इन द बेली जिसे कहते हैं, दिल में एक सोच है कि मैं करूं कुछ, और बहुत कुछ आई थिंक अब देखने को, अब वो मेन स्ट्रीम में आई हैं, पहली दफ़ा कौमी सियासी धारे में आई हैं। जी बिल्कुल। तो थोड़ा टाइम लगेगा, हम अभी से ना उनको, मैं नहीं कहना चाहती कि आपने ये करना है या इस तरफ जाएं। फाइंड योर सेल्फ, आप पार्लियामान में हो पहले, एंड शी इज़ वेरी कीन टू लर्न ऑल्सो कि वहाँ इसलिए शायद शो पे भी नहीं है, बट शी इज़ वेरी कीन टू लर्न कि मैं सीखूँ दूसरों से और फिर आगे बढ़ूँ। और मैं समझती हूँ ये एक पर्सनैलिटी का उनका बहुत एक अच्छा पहलू है। एंड शी सीन हर ब्रदर ग्रो, एक टाइम लगाया, कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं की कि हमने ये कर से। सो आई थिंक ये लर्निंग कर्व अच्छा होगा, और दूसरों से भी वो सीखना चाहती हैं। एक आखिरी सवाल, लीड करने का भी नेचुरल लीडर तो है वो। जी बिल्कुल, वो लगती भी है जब भी हम वाकई एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए आपको शायबा होता है कि बीबी वापस आ रही है, मतलब अच्छा फाइनल एक सवाल जो कि हम वैसे तो बिल्कुल ऐसे सवाल नहीं करते होते, लेकिन हमें बड़ी फीडबैक है और बड़े लोग इंटरेस्टेड हैं, क्यूरियस हैं, सिंपली आपसे पूछ लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की मैरिज प्लान्स के बारे में, इफ़ यू नो एनीथिंग तो प्लीज़, क्योंकि कभी कभार हमने ये कुछ अफवाहें सुनते हैं, किसी के साथ लिंक भी हो जाता है नाम, एक दफ़ा ऐसा हुआ था। शुड वी ऑल बी होल्डिंग आवर ब्रेथ फॉर इट, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो है हमारे बड़े इंटरेस्टेड हैं टू नो। जी मैरिज प्लान्स जब होंगे, आई वोंट बी द फर्स्ट टू नो,
but I won't be the last to know either. और मैं ज़रूर इजाज़त लेके शेयर करूँगी। इंशाल्लाह होंगे कभी ना कभी होते ही। उनको सांस लेने का टाइम कहाँ मिलता है? मुझे बताएं कि मैंने बहुत कहा भी बीच में कि सबकी छोटी छोटी मेरा भी कोई मेडिकल अटेंशन चाहिए होता है ना, वो बिल्कुल हम ग्राइंड हो जाते हैं, पिस जाते हैं कि एकदम कोई डेट आ गई, एकदम कहीं किसी को एक हफ्ता तक नहीं मिल पाता कि बैक टू बैक फ्री मिल जाए। मेरी कोशिश थी हफ्ता मिले, नहीं सेशन हो गया 9 तारीख को, इस तरह से ना फिर जॉइंट सेशन है। कभी पार्लियामेंट्री डेट्स होती हैं, कभी पॉलिटिकल डेट्स होती हैं, हम फंस जाते हैं एंड ही इज कॉन्स्टेंटली कॉट इन द मिडल। आई फील बैड ऑल्सो कि टाइम ऑफ नहीं मिलता। तो सांस लेने का वक्त हो तो ये सारी मनसूबाबंदी होना, ये भी सही आपने कहा, बिल्कुल सही कहा है। लेकिन ऐसा जब कोई प्लान होगा तो अब हमारी आपसे बात होगी, आप हमें जरूर बताएंगे और हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह in the celebration. Thank you so much for being here with us. And ईद मुबारक once again. नहीं लग रहा ईद है, लेकिन हमारे मेहमान ज़रूर ज़बरदस्त एक हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जिनके आने से हमारे स्टूडियो में एक चमक दमक और ईद का फ्लेवर माहौल हो गया मैं कहता हूँ। और फिर ये गाने भी इतने सुरीले गाती हैं और ईद हो और थोड़ा सा म्यूजिक ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो हम अनीना फिदा साहिबा को यहाँ खुशामदीद कहेंगे। पहले भी हमारे शो का हिस्सा रह चुकी हैं और हमें इतना मजा आया था इनसे बात करके, बिकॉज इनका एक पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट है और इनके जो ड्रेसिंग है उससे भी आपको पता चल गया होगा इनकी बैकग्राउंड के बारे में। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए नीना टाइम निकाला है। ईद मुबारक सबसे पहले तो आपको। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच। हम जियो के साथ भी ईद मना रहे हैं और तो भी बहुत हैसल है क्योंकि रीजनल चैनल्स पे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और हमारे नेशनल चैनल पे तो और ज़्यादा फिर मजा। नहीं, इधर तो लास्ट टाइम जब आप आई थी तो हमारी ऐसी दोस्ती हो गई थी कि हमने सोच लिया था कि ईद पे आपको ज़रूर बुलाना है। और ये वो फ्लेवर्स हैं जो एक्चुअली नेशनल टीवी पे एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने चाहिए। जो आपका खुसूसी तौर पर फ्लेवर है ना, आपके तो कपड़ों से मुताल्लिक कितने सवालात हुमा ने आपसे ब्रेक में ऑलरेडी ब्रेक में कर चुकी हूँ, आप लोगों की खातिर दोबारा करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अनीना थोड़ा सा एक रिफ्रेशर कर लेते हैं क्योंकि कुछ अरसा हो गया जब लास्ट आप हमारे पास आई थी, लेकिन आप एग्जैक्टली कहाँ से? कराची से ही मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन अम्मी अब्बा जो हैं वो मोरो के हैं। न्यू जतोई मोरो, सिंध का बहुत ही खूबसूरत जतोई ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, तो वहीं के हैं। हमारे जतोई पूरा किबला और कुंबा जो है वहाँ पे और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उन्हीं के ख़ानदान से तो जाना होता है आपका मोरो। ऑब्वियसली मेरा तो कहते हैं ना कि रूह वहाँ पे बसती है मेरी। तो ईद के वक्त आप कराची में ही ईद मनाती हैं? वैसे तो आज अभी तो आप कराची में और हमारे साथ हैं, लेकिन अदरवाइज आप जाती भी हैं वापस? ऑब्वियसली मैं हर तीसरे महीने वहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाती हूँ और म्यूज़िक के बाद बहुत कम हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोग्राम्स रातों को होते हैं और थोड़ा सा जो है वो बिज़ी शेड्यूल हो जाता है। इस ईद पे इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि प्रोग्राम्स थे और दूसरे तीसरे दिन वक्त निकालेंगी मेरा ख्याल है इंशाल्लाह। चौथे दिन ईद चलती है, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ एक हफ्ता ईद को, एक हफ्ता, क्योंकि इतना वो एक टफ स्केड्यूल रमजान का गुजरा होता है कि एक हफ्ता तो बनता है ये ना। ये बताना है आपने कि मोरू की, आपके गांव की, आपके इलाके की कोई खास डिश है जो ईद पे बनती है आज भी आपके घर में? हम कराची में हों या अपने गाँव वाले घर में हों, वहाँ पे 3-4 चीज़ें वो मस्ट होती है। एक फ़िश फ्राई और भिंडी फ्राई, आलू फ्राई इसके अलावा बेह बनते हैं और बुसरी बनती है हमारे यहाँ। ये क्या है? अच्छा, इट्स काइंड ऑफ अ पराठा जो कि गुड़ अंदर डाल के उसके ऊपर मक्खन सर्व किया जाता है, वो सिंध का मशहूर है वो। और इसके अलावा एक होता है चावल होते हैं, चावल तो हो गए, जो क्रश्ड राइस उनको कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन सिंधी में कहते हैं पेहू चावल। तो पेहू चावल मीठे होते हैं, नमकीन होते हैं? मीठे होते हैं, गुड़ डाला होता है। इंडिया में उनसे पोहा बनता है, हमारे यहाँ उनसे मीठा बनता है। हाँ, पोहा भी सुना हुआ है और ये मुझे बहुत ही अच्छा, ये जो पराठे वाली बात है ना जिसमें गुड़ और ऊपर मक्खन, बस यू हैव माय हार्ट, मतलब ये बात तो बहुत ही हमें अच्छी लगी है। ईद पे भी ये 2-4 चीजें इनमें से कुछ ना कुछ जरूर होता है। इनमें ये जो भी मैंने बताई वो हमारा मेन्यू होता है, वो मेन्यू में जरूर होते हैं। इंग्लिश खाने हम लोग बिल्कुल अवॉइड करते हैं और ज्यादातर बच्चे आपको पता है कि जो बिरयानियां, हाँ, हम लोग वो ईद के दूसरे तीसरे दिन कर लेते हैं। फर्स्ट डे जो भी मेहमान आता है वो फ़िश और भिंडी फ्राई, आलू फ्राई, रोटियां, हमारे बे हो गए और बुसरी हो गई। और बे आप जो कह रही हैं, बे जो है वो लोटस फ्रूट होती है
जो सुराखों वाली सब्जी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मजे की होती है। सब्जी होती है। अच्छा, उसके मैंने एक दफा यहाँ जो ईट लगता है, ईट फेस्टिवल वगैरह, उसमें मैंने चिप्स खाए थे, वो फ्राइड होके पतले पतले। जी जी, वही होगा। और क्रिस्पी सिंधी क्रिस्पी भिंडी पूरी दुनिया में मशहूर है, वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। फोक में कुछ और हम आपको इनका पूरा ड्रेस यहाँ पे हम चाहेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम परफॉर्मेंस करें तो वो भी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम जरा कुछ यहाँ पे बैठ के कर लें। मैं आपको एक हमारे यहाँ इसको सहरा कहा जाता है, लेकिन एक दुआया शायरी है और फोक गाई जाती है, मैं आपको सुनाती हूँ। वे मेरा जन दीवे लावे राजन में दामेवारियां, वे मेरा जन दीवे मुरली वाले हो मोहले ला तस्बी वाड़े हो दिल के दिखला जोगियां ने लो जलाई हो सामियां ने लो जलाई। मुरली वाले हो मोहले ला तस्बी वाड़े हो दिल के दिखला जोगियां ने लो जलाई हो सामियां ने लो जलाई। ब्यूटीफुल, खूबसूरत आपकी आवाज है, सो नाइस, वेरी नाइस। और इतनी सॉलिड के हमारा जो स्टूडियो है ना इनकी आवाज से भर गया है। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा बताएं कि आप, चूंकि आप अब जिस फैमिली में कोई इतना ज़बरदस्त गाता हो, माशाल्लाह आपका तो नाम भी है, तो वो कोई फैमिली के अंदर ऐसे त्योहारों पे जैसे ईद है कोई महफिल लगती है कि सारी फैमिली इकट्ठी हुई है और आप परफॉर्म कर रही हो, कुछ ऐसा भी होता है? हमारी जो भी महफिलें होती हैं वो उनके आखिर में हमेशा परफॉर्मेंस मेरी होती है, और वो महफिलों का कराना और जो भी करता धरता वो मैं ही होती हूँ, क्योंकि म्यूज़िक मेरे हवाले होता है। तो या तो स्टार्टिंग में मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर दूसरे जो आर्टिस्ट को बुलवाते हैं, या तो आखिर में। वैसे बैठे होते हैं जब भी फैमिली तो बाहर है मेरी सारी, अमेरिका और लंदन में, तो वहाँ से जो चैट होती है वो क्या कहते हैं उसको हम, फैमिली जो होता है वीडियो कॉल, फैमिली वीडियो कॉल होती है, उसमें पूरी फैमिली मिली होती है वहाँ पे, और फिर मैं उनको सुना रही होती हूँ। तो आपकी फैमिली में और भी कोई गाता है या आप में ही है इतने सुरीले? मैं एक ही हूँ और मुझसे पहले ना मेरे फैमिली में कोई भी। देखिए आपकी आवाज़ सुन के, आपका कॉन्फिडेंस देख के, और नज़र आता है, सुन के पता चलता है कि आपने काम किया हुआ है, उस पर यू हैव वर्कड एट योर वॉइस। बड़ा मुश्किल है टू बिलीव कि कोई और नहीं गाता। ये तो आवाज ऐसी है कि लगता है कि ये एक लेगेसी है फैमिली की, किसी से दादा से, वालिद साहब से, किसी से आई है ये आवाज। एक मैं छोटी बात यहाँ पे रिवील करना चाहूँगी, मैंने ये मैडम आबदा परवीन को भी जाके बताई, क्योंकि मेरा नाम जो है मेरे वालिद साहब ने रखा आबदा परवीन, और आबदा परवीन उस वक्त रखा जब हमारे ऑब्वियसली फैमिलीज़ में गाने वालों को तो ज़्यादा लोग नहीं पसंद करते, लेकिन मेरे बाबा जो है वो फ़कीर थे और शायर भी थे, लिखते थे, लेकिन कभी रिवील नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बेटी का नाम आबदा परवीन रखूँगा। तो सबने कहा भाई गाने वाली पे, उनका उनसे वो जो एक रिस्पेक्ट होती है ना, और वो जो एक अकीदत मैं कहूँगी, अकीदत थी। और क्या पता था उस फ़कीर को कि ये बड़ी होके वाकई गाएगी और सूफ़ी गाएगी, और उसकी आवाज़ में भी वही एक खनक होगी। और लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि आपकी आवाज़ में आबदा परवीन की थोड़ी सी। तो अनीना कैसे बनी? नहीं, आबदा परवीन से अनीना फिदा कैसे हुई? वो शुरू से ही आबदा परवीन, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, तो वो अनीना सभी मुझे कहते थे। और आबदा परवीन इसलिए मैंने मीडिया पे नहीं लाई क्योंकि आबदा परवीन एक ही है, आबदा परवीन तो आबदा परवीन एक ही है। और फिर वो लोग कहते हैं कि भाई ये इंस्पायर होकर उन्होंने कुछ किया, तो वो रियल नाम जो है वो आबदा परवीन है, लेकिन अनीना फिदा स्टेज और मेरा घर का नाम। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट, कितनी ज़बरदस्त ये स्टोरी है। सो अब हम चाहेंगे कि अब चूँकि आपका नाम भी आबदा परवीन है और आबदा परवीन साहिबा के तो हम सब मद्दाह तो छोटा लफ्ज़ होता है मेरा ख्याल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब हम सब उन्हें। आप यकीन करिए जब मैं मैडम से इस दफ़ा मिली इस्लामाबाद में, तो मुझसे मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि अकीदत इतनी है उनके साथ, उनकी आवाज़ में मालिक जो है वो खुद उतर के आते हैं। आप यकीन करें कि
एक वो जब अलाप ही लेती है ना तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ अगर आप उनका गाया हुआ कुछ कलाम अगर आप हमारे साथ फिर हमने एक ब्रेक भी लेनी है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। बहुत ही खूबसूरत महर अली साईं का कलाम है, तो वो 2 लाइनें में आपके लिए। अज सिक मित्रा दी वधेरी है, अज सिक मित्रा दी वधेरी है, क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी है, क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाया नैना लाया हिन लड़ियां, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली गुस्ताख अखियां, गुस्ताख अखियां, किथे जालड़ियां, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। सो मच फॉर योर मैसेजेस। और हमने आपसे वादा किया था हम आपके साथ होंगे, तो इसलिए आपको पता है इतने साल हो गए, वादा तो कभी हमने तोड़ा ही नहीं। हम पूरा रमजान भी आपके साथ थे और आज भी हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो हमारे शो का साल भर ही हिस्सा बनते रहते हैं, लेकिन आज कुछ टॉपिक और होंगे, गुफ्तगू और होगी और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम हमारे तो बहुत ही दिल अजीज हैं, हर दिल अजीज भी हैं। हामिद मीर साहब, सीन सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुबारक हैं आप। वालेकुम सलाम, आप दोनों को भी ईद मुबारक और आपके सब देखने वालों को भी ईद मुबारक। लवली, इट्स सो गुड टू हैव यू ओवर। मीर साहब, व्हाट इज़ अ यूजुअल ईद लाइक? आपका ईद का जो दिन है, हम इतने बरसों से आपको देख रहे हैं, लोगों का एक कनेक्शन डेवलप हो गया है आपके साथ, आपकी गुफ्तगू के साथ। वो ये भी जानना चाहते हैं कि भाई हामिद मीर साहब ईद का पहला दिन या दूसरा दिन क्या करते हैं, किसके साथ गुजारते हैं, क्या खाना खाते हैं? खाने पे खुश हुए हैं। जो छोटी ईद है उस पर तो मैं ईद वाले दिन काफ़ी खाता पीता हूँ, क्योंकि रोज़ों के बाद आपको छूट मिलती है तो आप काफ़ी कुछ खा पी सकते हैं। लेकिन जो बड़ी ईद होती है ना, उस पर मैं ज़्यादा नहीं खा पी सकता। लेकिन ये जो छोटी ईद होती है, इसमें आप खुशियाँ भी बांटते हैं और दुख भी बांटते हैं। लेकिन ये जो ईद है, इस दफ़ा सिर्फ खुशियाँ नहीं बांटनी, कुछ दुख भी बांटने हैं, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जो कि इस ईद पे भी सड़कों पे थे और अपने जो लापता प्यारे हैं उनकी बाजियाबी के लिए उन्होंने कराची में भी मुजाहरा किया और भी पाकिस्तान के शहरों में मुजाहरे किए। तो थोड़ा सा कुछ लोगों को जो हम जानते हैं तो उनको भी फ़ोन करके उनके साथ यकजहती का इजहार करते हैं। और ज़ाहिरी बात है, जो खुश हैं उनके साथ खुशियाँ बांटते हैं, जो दुखी हैं उनके साथ दुख बांटते हैं, उनको बताते हैं जी कि आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। और इस दौरान जब थोड़ी सी शाम हो जाती है तो फिर मैं कोई किताब निकाल लेता हूँ। ईद से पहले मैंने 3-4 किताबें ख़रीद ली हुई हैं, तो अब रात तक वो किताबें पढ़ेंगे, क्योंकि अनइंटरप्टेड बुक रीडिंग जो है उसका मौका तो कभी कभी मिलता है। जी, that is ईद के also a 2-3 gift. दिन जो है, हाँ, तो किताबें पढ़ेंगे जी। अच्छा, तो मीर साहब, इज दिस द ओनली टाइम जो आपको लेट्स सपोज फ्री मिलता है फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर फैमिली? बिकॉज हमें पता है कि पूरा साल तो बिजी होता है वैसे भी हर किसी का, और ख़ास तौर पे अ पर्सनैलिटी लाइक योर सेल्फ, और माशाल्लाह पॉलिटिक्स जो हमारे मुल्क में है वो तो किसी को कोई ब्रेक देती नहीं है। डू यू एक्टिवली टेक आउट दिस टाइम, ये जो 2-3 दिन होते हैं ईद के, कि ईद तो है ही लेकिन उसकी आड़ में अपनी ब्रेक भी एक हो जाए, तो यू डू दैट? देखिए, सच्ची बात यह है कि ये थोड़ा सा टाइम मिलता है ईद के दिनों में, और जिस तरह के आप भी ईद पे शोज़ कर रहे हैं और मुझे भी कर रहे हैं, तो साथ में ये भी चलता है। लेकिन थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं कि जो दिन का जो टाइम है ना, उसमें आपका मेल जोल ज़रा ज़्यादा होता है लोगों के साथ। तो लेकिन कई ईदें ऐसी भी गुजरती हैं कि आप लाइव कैमरे के सामने बैठे हुए हैं जी। इस तरह आपके साथ भी हुआ होगा और इस तरह मेरे साथ भी कई दफ़ा हो चुका है। तो लेकिन ये हमारा जो प्रोफेशन है ना, ये
9 to 5 जॉब तो है नहीं है। ट्रू। ये तो 24 आवर एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है आपका। ट्रू। तो ईद के दिन भी और ईद से अगले दिन भी आपको कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात करनी पड़ती है कि जो बाज नहीं आएंगे, आपसे पूछेंगे क्या खबर है, क्या हो रहा है, क्या आपको पता है थोड़ी देर में हम भी आपसे पूछेंगे। हम उधर उस तरफ ही जा रहे हैं। तो वो हमारी जो ईद है वो जर्नलिज्म के गिर्द ही घूमती रहती है। ये अब एक रियलिटी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा है और बहुत सी सारी बातें हैं जो हम करना चाहते हैं आपसे। मीर साहब, यू बीइंग अ सीजन जर्नलिस्ट, जो डिजिटल एज है, जाहिर है हम सब ने भी उसको आते हुए देखा, फिर उसके साथ अपने आप को अडेप्ट किया। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं उस पर, झूठ को किस तरह प्रोपिगेट किया जाता है, झूठी खबरें किस तरह फैलाई जाती हैं। सहाफ़ी बाकायदा आलाकार बने हुए हैं झूठ को प्रोपिगेट करने का। डू यू थिंक के वक्त के साथ हम खुद ही अपनी तस्दीक कर लेंगे और फिल्टर आउट हो जाएगा, सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, या कोई कवानीन लाना होंगे, कोई पाबंदियां हो सकती हैं, कोई वर्क बनाना होगा, क्या होगा? अब्दुल्ला साहब, मेरी राय इस मामले पे ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ है। वो ये है कि झूठ झूठ है और सच सच है, और झूठ से आपको घबराना नहीं चाहिए, और झूठ जो है उसके मुकाबले पे आपको खड़े हो जाना चाहिए। और झूठ का मुकाबला पाबंदियों से नहीं हो सकता। हाँ, झूठ को रोकने के लिए रेगुलेशन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में झूठ को रोकने के तो पहले ही 1001 कवानीन है, और इस वक्त भी डेफेमेशन लॉ भी है, और पीका ऑर्डिनेंस भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, और इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी है। मैं आपको बहुत से कवानीन गिनवा सकता हूँ, इतने ज़्यादा कवानीन हैं। ये वो कवानीन है कि जिनका सामना मैंने अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा किया, बल्कि सहाफ़ियों पर तो कत्ल की झूठी FIR भी हो जाती है, हमारे पे तो दहशतगर्दी की झूठी FIR भी हो जाती है। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना जी, ओहो जी सोशल मीडिया पे झूठ का तूफ़ान है, ओहो जी पाकिस्तान को बड़ा ख़तरा है जी, को नया कानून लेके आना है। इन्होंने झूठ के ख़िलाफ़ कानून नहीं लेके आना, इन्होंने सच के ख़िलाफ़ कानून लेके आना है। ये झूठ से नहीं घबराते, झूठ तो ये खुद बोलते हैं और झूठ खुद फैलाते हैं। इनका प्रॉब्लम सच्चाई है, इन्होंने सच्चाई को रोकने की कोशिश करनी है। नाम झूठ का लेंगे, नाम फेक न्यूज़ का लेंगे, और ये सारे के सारे लोग जो आज फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, ये खुद फेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं, और ये फेक न्यूज़ के नाम पे सच्चाई के ख़िलाफ़ कोई कानून लाना चाहते हैं। ले आए, पहले भी लेके आए थे और ले आए, हमने पहले भी इनका मुकाबला किया था, हम आइंदा भी करेंगे। अच्छा मीर साहब, ईद की चूँकि हम बात कर रहे हैं और ईद पे ये सारी बातें हो रही हैं, पिछले 1-2 सालों से हमने देखा है, और ख़ास तौर पे इस साल, कि ये जो रिकॉर्ड महंगाई की ऑलमोस्ट एक समझें कि ओलंपिक्स की रेस है, और लग रहा है कि हम ही ने जीतना है इसमें, हमारी इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। इट हैज़ मेड इट वेरी डिफ़िकल्ट लोगों के लिए कोई मौका निकालना कि जिसमें खुशी हो। जैसे ईद होती थी जी, कपड़े शपड़े ले रहे हैं बच्चों के, और ज़रा नई चीज़ें आ रही हैं, घर बेहतर हो रहा है। अब ये बड़ी चैलेंजिंग चीज़ें हो गई हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात भी मुश्किल लगती हैं। आपको लगता है कि ये ट्रेंड जो है ये रिवर्स होगा इन दिस ईयर, या फिर आपको लगता है बहुत मुश्किल है, अभी टाइम लगेगा? देखिए हुमा साहबा, ये है ना असल इशू, ये है पाकिस्तान का असल इशू। ये जो पहले मैं कह रहा था ना कि ये जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग हैं, यही फेक न्यूज़ के नाम पे सच्चाई को रोकना चाहते हैं। देखिए ना, इनको इस इशू को एड्रेस करना चाहिए जो आपने उठाया है। आप देखिए, जो रमज़ान का महीना गुजरा है, इस रमज़ान के महीने में जो महंगाई का तूफ़ान था, वैसे तो हर रमज़ान में ही आता है, इस रमज़ान में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तूफ़ान मुझे नज़र आया है महंगाई का। और मैंने देखा, मैं आम तौर पे शॉपिंग करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे भी अमरे मजबूरी फैमिली के साथ मार्केट में जाके शॉपिंग करनी पड़ी। शायद वो मुझे जानबूझ के अपने साथ लेके गए थे ताकि मुझे पता चले कि महंगाई कितनी हो गई, और आपको देख के कुछ डिस्काउंट मिल जाए। Maybe you are the ATM of your family. यकीन करें कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मैं कुछ शॉपिंग नहीं कर रहा, बल्कि मैं किसी कुएं में से ना पैसे निकाल के तो दुकानों पे निछावर करता जा रहा हूँ, और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा कीमतें हैं हर चीज़ की, और कि आम आदमी जो है वो क्या करेगा। और इसमें मैं ये भी बार बार सोच रहा था, ये रमज़ान का महीना है, जो चीज़ 100 रुपये की है उसको 300 रुपये में
चार्ज किया जा रहा है, जो चीज़ 300 रुपये की है उसका 800 रुपया मांगा जा रहा है। तो ये हुकूमत का काम है ये चीज़ें देखना, ये इस तरफ नहीं देखे, इस तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। इनकी तवज्जो सिर्फ ये है कि जी वो सोशल मीडिया पे बड़ा झूठ का तूफान आया हुआ है। उसको आप कह रहे हैं हुकूमत का काम है, तवज्जो नहीं है, लेकिन आपने दुनिया फिरी है माशाल्लाह, वहाँ पे सड़क के किनारे लोग अपनी फ्रूट की बास्केट और एक डब्बा रख के चले जाते हैं। जो भी आने वाला होता है वो ईमानदारी के साथ 1 या 2 फल या सेब या केले उठाता है, उसके पैसे उस डब्बे में डालता है और आगे चला जाता है। वी एज ए नेशन, हमारी अपनी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हम बिल्कुल सरफे नज़र करते हैं। मतलब बहुत सारी कीमतों में इजाफे को हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कुछ हमारे इर्द गिर्द भी लोग मौजूद हैं जो ओवर चार्जिंग करते हैं, नाजायज़ मुनाफे कमा रहे होते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सारे नहीं, ज़्यादातर ऐसे ही बहुत से हैं। हम ना सिर्फ ओवर चार्जिंग करते हैं, बल्कि मैंने देखा इस दफ़ा रमज़ान के आखिरी दिनों में इस्लामाबाद के हर चौक पे, चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस वैसे ही मोटरसाइकिल वाले को भी रोक रही है, औरतों को भी रोक रही है, बुजुर्गों को भी रोक रही है। उनका चलान किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक टारगेट मुकर्रर किया हुआ है कि ख़जाने में इतनी रकम भरनी है। जो कानून नाफिज करने के ज़िम्मेदार हैं वो लाकानूनियत करते हैं, और हम और आप जिन्होंने रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला से वादा किया कि हमने ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारनी है, सच बोलना है, और हम सिर्फ जो है ना वो एक खाना पीना बंद कर देते हैं और कहते हैं जी रोज़ा है, लेकिन बाकी सारे काम कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग भी कर रहे हैं, सारे गलत काम करते हैं। लेकिन करप्ट जो है वो सिर्फ सियासतदान है। तो इसमें हमें देखना चाहिए कि क्या सिर्फ सियासतदानों को बुरा भला कह देने से पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ये ठीक हो जाएगी? वो लोग जो पाकिस्तान का आइन तोड़ते हैं, आइन की परवाह नहीं करते, वो लोग जो कानून के नाम पे लाकानूनियत फैलाते हैं, क्या वो इस सारे बुरे काम में हिस्सा नहीं डाल रहे? तो हमें एज अ नेशन अपने आप पे थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। हमारे जो है ना किरदार की जो तरबियत है उसका बड़ा फुकदान मुझे नजर आ रहा है। बातें करते हैं आप, हमने अभी चंद दिन साथ गुजारे थे इलेक्शन ट्रांसमिशन में। रमज़ान ट्रांसमिशन कहने वाला था, रमज़ान तो अभी ख़त्म हुआ है। इलेक्शन ट्रांसमिशन में हमने सब ने बड़ा वक्त साथ गुजारा। आप सब लोग कराची में मौजूद थे और हम घंटों की लाइव ट्रांसमिशंस करते थे, और उसके बाद आपको भी बेइंतहा फीडबैक आया होगा, हमें भी बेइंतहा फीडबैक आया, और लोग हमसे हमारे सवालों के बारे में भी सवाल करते थे, फिर आपकी ओपिनियंस के बारे में भी सवाल करते थे। तो एक सवाल जो बड़ा लोगों को इस दफ़ा इंट्रीग कर रहा था, जो कि मुझे हैरानी हुई, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा था कि वो एक काफ़ी तवील वक्फे के बाद जियो न्यूज़ देख रहे हैं, और उसमें से ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ही थे जिन्होंने इस दफ़ा जियो भरपूर देखा। उन्होंने कहा जी हामिद मीर साहब को सुना हमने, बड़ा मज़ा आया हमें तो सुन के, बड़ा अच्छा लगा। पहले तो ये फ़लाँ के बड़े ख़िलाफ़ होते थे, पहले तो ये फ़लाँ के बड़े ख़िलाफ़ होते थे। तो ये जो लोगों के जहन में बन जाते हैं आइडियाज, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? इवन हमारे बारे में अपेरेंटली आपने बड़ी अच्छी तरह एड्रेस की है कि लोगों का माइंड जो है वो बदल रहा है। हाँ। नहीं, ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जी जी। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बड़े लोग जो हैं, ख़ास तौर पे उस वक्त जो पहले जब आसिफ जरदारी साहब पहली दफ़ा प्रेसिडेंट थे, वो बड़े नाराज़ रहते थे। आपको याद होगा उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने जियो टीवी का बायकॉट किया हुआ था। वो कहते थे कि आप हमारे खिलाफ गलत खबरें देते हैं। और एक दफ़ा मैं जब प्रेसिडेंट हाउस में उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने अपनी लैंड क्रूज़र में CNG लगवाई हुई है। हालांकि मेरे पास लैंड क्रूज़र थी नहीं, और लैंड क्रूज़र में CNG लगवाना एक बड़ा यूनिक आइडिया है। तो जस्ट अमेज्ड मीर साहब, उन्होंने ये क्यों कहा होगा? ये बात कहाँ से उठी होगी कि उन्होंने आपको ये कहा? उनको किसी ने गलत रिपोर्ट दी ना। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब भी कोई हुकूमत में होता है, तो वो जब तनकीद करते हैं या सवाल उठाते हैं, तो जिन लोगों के बारे में आप सवाल उठाते हैं वो फिर अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए हुक्मरान को आपके बारे में डिसइंफॉर्मेशन प्लांट करते हैं, फेक न्यूज़ प्लांट करते हैं। तो मेरे बारे में भी ये कहा गया कि जी ये कहता है जी कि CNG हो गई है, तो अपनी लैंड क्रूज़र में CNG लगाई हुई है। हालांकि मेरे पास लैंड क्रूज़र थी नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में CNG इस्तेमाल नहीं की। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी नाराज़ थी। फिर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो नाराज़ हो गए। नवाज़ शरीफ साहब मुझे कहा करते थे जी आप तो इमरान खान के बड़े दोस्त हैं, आप बार बार उसका इंटरव्यू क्यों करते हैं? फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, तो इमरान खान साहब ने जो है वो आपको याद होगा कि वो भी जियो से बड़े नाराज़ थे। तो उन्होंने कहा कि आने से पहले से धरने से हमसे नाराज़ थे वो।
आपको हाँ, बताइए। तो उन्होंने कहा जी आप तो जो है ना नवाज शरीफ साहब के पे रोल पे हैं और आप तो पटवारी हैं और आपने तो उनसे पैसे खाए हुए हैं, तो अब दोबारा जो है वो शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में है तो आजकल तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि जी हम सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मसला क्या है? देखिए मसला बड़ा सिंपल सा है। ये पिछले दिनों मैंने तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जो है वो मुझे कह रहे थे जी आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मैंने कहा जब आप हुकूमत में आएंगे ना तो आप कहेंगे कि जनाब आप बहुत बुरा प्रोग्राम करते हैं और आप पाकिस्तान के गद्दार हैं और आपको तो जेल में होना चाहिए। मैंने कहा यही काम करते थे आप लोग, मेरी और शाहजेब खानज़ादा की और बाकी एंकर्स की तस्वीरें लगा के कहते थे अरेस्ट दीज ट्रेटर्स। ये ट्रेंड चलाया गया था हमारे खिलाफ जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो मैंने कहा ये देखें मसला ये है कि जो भी हुकूमत में आता है वो हमारे खिलाफ हो जाता है, इसलिए कि हम उसके बारे में सवाल उठाते हैं जिसके कंधों पे बैठ के आप हुकूमत में आते हैं। ख्वा आसिफ जरदारी हो, ख्वा नवाज शरीफ हो, ख्वा इमरान खान हो, कोई भी हो, कंधा तो एक ही इस्तेमाल करते हैं ना आप। तो वो कंधा जो है वो है प्रॉब्लम। जब आप कंधे पे सवार होकर इक़्तिदार में आना बंद कर देंगे तो शायद फिर इक़्तिदार में आने के बाद भी हम आपको अच्छे लगें। लेकिन हम जो है वो सवाल कर रहे होते हैं कंधे के बारे में, तो जवाब कंधा नहीं देता, जवाब आप लोग देते हैं जो कंधे में जब भी आप लोग हुकूमत में आते हैं आप हमारे खिलाफ। ये भी एक चीज़, अभी पिछले घंटे में हमारे साथ शहरी रहमान साहिबा भी थी और हम उनसे भी ये सवाल कर रहे थे कि क्या अपोजिंग पॉलिटिकल आइडियाज़ या डिफरेंट पार्टीज़ के लोगों की अच्छी दोस्ती हो सकती है कि नहीं। आप बताएं एक सहाफ़ी और सियासतदान की अच्छी दोस्ती हो सकती है? हाय हाय क्या ज़बरदस्त सवाल किया आपने। और देखिए पहली बात तो यह है कि शहरी रहमान साहिबा जो है ये मेरे सामने की बात है, ये हेरल्ड की एडिटर थी और फिर इनको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो पॉलिटिक्स में लेके आई और फिर जब ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनी और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि जो पीपल्स पार्टी का पहला दौर था 2008 से 2013 वाला, उसमें जब पीपल्स पार्टी ने जियो का बायकाट किया तो एक दिन शहरी रहमान साहिबा जो हैं वो बायकाट के बावजूद मेरे शो पे आ गई। शो पे आई तो इनसे पार्टी नाराज़ हो गई और फिर इनको वजारत से हटा दिया गया। तो उसके बाद फिर ना इन्होंने कुछ रीएडजस्टमेंट की है। तो आम तौर पे तासुर ये है, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से पीपल्स पार्टी निस्बतन टॉलरेंट जमात है। आपका भी शायद यही ख्याल होगा, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस जमात को हम कहते हैं कि ये टॉलरेंट है मीडिया की फ्रीडम के हवाले से, उस जमात ने भी हमारा बायकाट किया था और उस जमात की जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मेरे शो पे आ गई उस बेचारी को वजारत से हटा दिया गया। इसलिए मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि सहाफ़ी की और सियासतदान की दोस्ती बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर इसके बावजूद किसी सियासतदान और सहाफ़ी की दोस्ती बरकरार है तो क्रेडिट जाएगा सियासतदान को कि उसने बहुत टॉलरेट किया है, या फिर अगर दोस्ती बरकरार है तो फिर वो जो सहाफ़ी है ना, फिर वो सहाफ़ी नहीं, फिर वो कुछ और है। थैंक यू हामिद मीर्ज़ा, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। once again to you and your family। चलिए ईद की बातें और भी हैं अभी और लोगों से भी मिलना है, आपको भी मिलाना है। पर्सपेक्टिव सा एक मिलता है ना इंसान की, एक पर्सनालिटी का दूसरा पहलू या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो बातें करते रहेंगे, कपड़े भी हो रही हैं, साथ ही खाने पीने की बातें हो सकती हैं, क्योंकि अभी अनीना हमारे की पास क्या कुछ जबरदस्त आवाज़ भी अभी हमने सुनी है अनीना, और हमें सुनाएंगी अभी गा के। लेकिन हमारी एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया, रमशा सिद्दीकी हमारे साथ हैं, डाइटिशियन है, हमारे शो का पहले भी हिस्सा बन चुकी हैं। रमशा को वेलकम बैक कहेंगे, ईद मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा जी, द ब्रेकफास्ट इज बैक फाइनली। अब ये बताइए एकदम से एक महीने में फास्टिंग के बाद हम ना ऐसा लगता है किसी ने हमें खोल दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। किस तरह हमें अपने रूटीन में वापस आना है? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि पेट हमारा अपना है। डेफिनेटली हम लोग पूरे रमज़ान में इतनी रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग कर रहे होते हैं, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ हमारी फास्टिंग भी हो रहे होते हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर कि अब जब खाना खाने बैठे हैं तो हमारा जो भी खाने का पोर्शन है वो एडिकेट होना चाहिए। हाँ, थोड़े पोर्शन से स्टार्ट करें, उसके बाद दिल चाहे तो थोड़ा और ले लें, लेकिन एक साथ ओवरफ्लो करके फिल कर लेना और फिर उसको खाना, मतलब किसी से बदला नहीं लेना। बिरयानी अगर दोपहर में आपको दोपहर का खाना इतने अरसे बाद 30 दिन बाद मिल रहा है खाने को, तो रिलैक्स। एग्जैक्टली, मतलब बदला लेंगे तो वो असर जो है ना वो खुद पे ही पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर बताना है, अभी हम ईद का किस तरह खाना और क्या रूटीन होना चाहिए उसमें आपकी मदद कर देंगे। लेकिन रमज़ान का जो स्केड्यूल था, बहुत से लोगों ने
ऑब्वियसली रमज़ान का तो एक और मकसद भी है, सब कुछ तो है, लेकिन चूंकि वो इतनी लंबी ब्रेक होती है जिसमें आप खा पी नहीं रहे, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग बन जाती है, जो जिसका बड़े लोगों को फ़ायदा भी हुआ। क्योंकि अदरवाइज आप आम दिनों में इंटरमिटेंट फास्टिंग करना इतने ज़्यादा घंटे, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो उन लोगों को बता दें जिनको फ़ायदा हुआ कि हाउ डज़ इट वर्क, कि हम इतने घंटे नहीं खा रहे, फिर जब इफ्तारी होती है फिर हमने खाना शुरू किया, इट सूटेड सम bodies and some people. I would say कि रमज़ान का महीना ना सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग होती है, हमारी बॉडी को भी एक चांस मिलता है अपनी जो नेचुरल साइकिल है उसको रिगेन करने का, क्योंकि हम एक मखसूस वक्त के लिए फ़ास्ट करते हैं, कुछ भी खाने पीने से गुरेज करते हैं। इस दौरानिए में हमारा जो जिगर होता है उसमें ऑलरेडी ग्लाइकोजन यानी कि शुगर अज़ामान में हम अगर कहें तो वो स्टोर्ड होती है, उस स्टोर्ड शुगर को इस्तेमाल होने का मौका मिलता है। That's right. बिसाइड्स दैट जब वो यूटिलाइज हो जाती है तो फिर हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है दैट कम्स इन द प्ले आफ्टर लाइक द अर्ली आवर्स ऑफ फास्ट, जब हम मज़ीद दिन के बीच के हिस्से में जाते हैं और काम करते हैं, मसरूफ़ होते हैं, उस दौरानिए में फिर हमारी बॉडी का फैट भी यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है, जो कि आम दिनों में क्योंकि हम खाए चले जा रहे हैं, रमजान में भी अगर आप बाद में इफ्तारी के पकौड़ों पे और समोसों पे ना टूटें तो वो आप ज्यादा ही वजन बढ़ाते हैं, मेरा ख्याल है। अब जिससे टूटना बट ऐसा होता है ना, बहुत से लोग वजन कम करते हैं, टारगेट होता है, बहुत से लोग वजन बढ़ा के आते हैं रमजान में। आई वुड एग्री विद दिस, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ इसी सेट पे दो लोग मिल गए हैं, आपको किसी का कम हुआ है, किसी का बढ़ा है, तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एक और मीठा आपको पता है इसको कहते हैं मीठी ईद है। सो अभी हम इनसे भी कुछ तरह तरह के रिवायती मीठों की बात कर रहे थे। अनीना के भी वैसे सेवइयाँ कह लें, शीरखुरमा कह लें, वो तो सबके यहाँ चल ही रहा है, वो तो लाजमी है। अब ये वो मौका होता है जब शुगर पेशेंट्स भी कहते हैं भाई हम इस दिन तुम मीठा चखी लें। ये वो कैसे मैनेज करें? सी डायबिटिक पेशेंट्स पे भी इट डिपेंड्स कि किसी का शुगर कंट्रोल कितना अच्छा है। अगर किसी का शुगर कंट्रोल बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हम डेफिनेटली उन्हें ये ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि फिर वो डाइट मीठा अगर लें तो ज़्यादा बेहतर है। डिफरेंट डेजर्ट्स की रेसिपीज़ ऐसी मौजूद होती हैं ऑनलाइन जिसमें हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के साथ मिलाकर तो होता है, बिल्कुल डेफिनेटली हर चीज़ डाइट चीज़। अच्छा, मुझे आज तक नहीं समझ आया था जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, ये स्टेविया वगैरह, इनसे बिल्कुल शुगर पे कोई असर नहीं पड़ता? शुगर पे असर नहीं पड़ता, लेकिन इनकी जो रिकमेंडेड डोजेज है एक वक्त पे जितनी सर्विंग उसकी लेनी चाहिए स्वीटनर की, अगर उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो वेट गेन की तरफ लेके जाता है। यस, सो मॉडरेशन इवन इन स्वीटनर्स इज एडवाइज्ड, क्योंकि जितनी रिकमेंडेड अमाउंट है उसकी 1 टीस्पून या 1 टैबलेट, उसमें इतनी स्वीटनेस होती है जितनी रिक्वायर्ड है फॉर टेस्ट, राइट। उससे ज़्यादा अगर हम लेके जाएंगे तो कैलोरिक कंट्रीब्यूशन ज़रा ज़्यादा होता है आर्टिफिशियल। अच्छा, आर्टिफिशियल इस तरह की चीज़, क्योंकि बाज़ लोग तो जिनको कोई शुगर का मरज़ नहीं है वो इसलिए इन अल्टरनेटिव्स की तरफ आते हैं कि जी वो चीनी से वजन बढ़ रहा है, ये तो उल्टा इससे वजन बढ़ेगा अगर ज़्यादा लेंगे। यस, एग्जैक्टली। चाहे आप शुगर इस्तेमाल करें या आप नॉन स्वीटनर इस्तेमाल करें, नॉन नेचुरल, यू हैव टू फोकस ऑन मॉडरेशन। उसका भी अमाउंट जितना रिकमेंडेड है ऑफ द प्रोडक्ट, you have to focus on that. तो with the same token जो डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जिनका अब बड़ा ट्रेंड है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है लोग ज़रा कॉन्शियस हो गए हैं अबाउट देयर बॉडी एंड हाउ दे लुक, तो उसमें रेगुलर वाली आउट हो गई हैं, डाइट वाली और ज़ीरो कैलोरीज जो होती हैं वो सारी आ गई हैं, तो ज़ीरो कैलोरी ही होती हैं वो। आई वुडंट से कि वो एग्जैक्टली ज़ीरो कैलोरी होती हैं। Again, तो इतना बड़ा ज़ीरो होता है। मल्टीपल रिसर्चेस ऑन दैट इवन फ्रॉम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें ये कहा जाता है कि अक्सर ये जो ज़ीरो क्लेम करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं दे टेंड टू बी मोर हार्मफुल देन द नॉर्मल वंस। ओके, अगर क्योंकि इसके पीछे एक अगर हम देखें तो एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ये होता है कि किसी को अगर हम ये बता दें कि दिस इज समथिंग ज़ीरो, दे वुड डेफिनेटली गो ओवरबोर्ड विद दैट, they would take वो ज़्यादा ले लेंगे। अच्छा, thinking that it's safe। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में इंटरमिटेंट फास्टिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं आफ्टर रमज़ान, मतलब फास्टिंग चल रही थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग कंटिन्यू करनी है, वो किस तरह करें? क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो नॉर्मल डेज वाली होती है उसमें पानी पी लेते हैं, कैन दे कंटिन्यू? डेफिनेटली, इनफैक्ट रजिस्टर्ड डाइटिशियंस जो वेट लॉस प्लान्स प्रिस्क्राइब करती हैं, I could say कि most of them are often on the pattern of intermittent fasting. Intermittent fasting के different splits होते हैं, 12 hours की fasting है, 8 है या even more than that. Once someone वो जो 18 घंटे चलता है वो भी बहुत too much है या it is too much, I would say usually within 12 hours की जो window होती है that is really suitable. हम जब सुबह उठते हैं
लेट्स से अगर मैं फ़र्स्ट अपना मील 8 बजे लेती हूँ ब्रेकफास्ट, और रात 8 बजे अपना लास्ट मील लेती हूँ, एंड देन आफ्टर 2 आवर्स आई गो टू स्लीप अराउंड 10-10:30, दिस कुड मेक अ कंप्लीट डे इन अ बैलेंस्ड वे। आपकी बॉडी को कंज्यूम करने के बाद हजम करने का टाइम भी मिलेगा और रेस्ट करने का मौका भी मिलेगा रात के 12 घंटे। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग डेफिनेटली वर्क्स एंड इट डज नॉट हैव that much potential side इतना मुश्किल नहीं है कि आप 16 घंटे या 15 घंटे से शुरू करें, आप 12 घंटे से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, रमज़ान में हमने बहुत सुना, बहुत से लोगों की ये भी कंप्लेन थी, ऑल्दो वर्क आवर्स तो बिल्कुल कम ही हो गए थे लोगों के, और वैसे भी एक एक्सपेक्टेशन भी होती है, ज़रा रिलैक्स्ड माहौल हो जाता है, लेकिन एनर्जी क्राइसिस लोगों को बड़े हो रहे थे। अनीना से मैं ज़रूर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ हमने सिंगर्स के बारे में सुना है, नॉट जस्ट रमज़ान, लेकिन किसी और वजह से जब उन्होंने अपनी फूड इंटेक वगैरह कम की, एनर्जी ज़रा कम हुई, जिसका असर आवाज़ पे भी पड़ा। ऐसा होता है? ऑब्वियसली आवाज़ के लिए आपको एनर्जेटिक होना ज़रूरी होता है, इसीलिए फूड ज़्यादातर तो हेवी फूड नहीं खाते, लेकिन सॉलिड फूड ज़रूरी है हमारी, जो भी ऑब्वियसली एक आवाज़ के लिए एक दम लगता है, आपकी एनर्जी लगती है, तो उसके लिए फूड अच्छा होना ज़रूरी होता है, वरना ऑयली ना हो। देखिए, जो भी आपका जो भी काम हो, वट एवर यू आर डूइंग, आपका प्रोफेशन है, उस पर आपका खाना असर करता है। नॉट ओनली कि अगर किसी का बहुत मैनुअल काम हो जिसमें बड़ी मुशक्क़त लग रही हो, सिर्फ उसके लिए नहीं, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, एक्टर्स हैं तो इमोट करने के लिए, सिंगर्स हैं तो गाने के लिए, हम जो यहाँ बैठे आपसे बातें कर रहे होते हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें इट रियली मैटर्स फ्रॉम फूड। अच्छा, एकदम जब हम रमज़ान के बाद खाना शुरू करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं जी ब्लोटिंग हो गई, पेट फूल गया, उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है? इसके पीछे भी यही चीज़ होती है कि एक तो आपने पिछला पूरे 30 दिन आपने एक नज़्म ज़ब्त से गुजारे, राइट, एंड देन अगेन वही बात, अचानक यू गो ओवरबोर्ड विद एवरीथिंग। उसमें अक्सर लोग ये करते हैं कि या तो किसी स्पेसिफिक फूड ग्रुप की तरफ ज़्यादा फोकस होता है, हमारे पास डिफरेंट मिठाइयाँ, मीठे होते हैं, इसके साथ साथ डिफरेंट हेवी राइस एंड यू नो बिरयानियाँ, कोरमे होते हैं, उसमें चीज़ें होती हैं। यस, हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते अपने मील्स को, सैलेड का कंजम्पशन कम होता है, फ्रूट्स बिल्कुल मिस हो जाते हैं। रमज़ान में फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन रमज़ानों के बाद बिल्कुल आई वुड से बहुत ही कम लोग होंगे। बिल्कुल, दैट इज सो ट्रू। और खासतौर पे लगता है कि वो ओवरडोज हो चुका है फ्रूट्स का रमज़ान में, तो कम हो जाता है। लेकिन आपकी लास्ट टाइम भी जब हमने बात की थी और अभी भी उसका कंक्लूजन मेरा ख्याल है यही निकला है कि मॉडरेशन, मतलब रमज़ान हो, ईद हो, कुछ भी हो, मॉडरेशन में खाना पीना करें और सोने से पहले कुछ घंटों का गैप दें खाने के बाद। थैंक यू रमशा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली एज वेल। ईद मुबारक वंस अगेन आपको। ईद मुबारक। ईद मुबारक।